हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम चैप्टर 8 को पढ़ेंगे जिसका नाम है चतुर्भुज। चलिए चैप्टर 8 में हम सबसे पहले बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं कि क्या कहता है। चतुर्भुज क्या है? चार बिंदुओं को क्रम में जोड़ने पर प्राप्त बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसे क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे हमने कोई चार बिंदु ले लिया, 1 2 3 4, अब इसे क्रम से जोड़ा तो एक बंद आकृति बनी। इसी को हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में क्या क्या होता है? चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं। कौन कौन सी हैं? हम नाम दे देते हैं, ए बी सी और डी। तो एक भुजा ए बी है, बी डी है, सी डी है और ए सी है। तो चतुर्भुज की चार भुजाएं, चार कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। इसी तरीके से चार शीर्ष होते हैं, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी और शीर्ष डी। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। विकर्ण हम बीसी को मिलाने पर जो रेखा बनती है उसे विकर्ण कहते हैं। एडी को हमने मिलाया, ये दूसरा विकर्ण। तो चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। मतलब हमने कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण डी प्लस कोण सी, इन चारों का योग किया तो उसका योग पूरा 360 डिग्री आएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, चित्र बना हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा। चतुर्भुज के प्रकार देखते हैं। चतुर्भुज के प्रकार में वर्ग होता है, आयत होता है, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समद्विबाहु, समलंब चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, पतंगाकार चतुर्भुज और अनियमित चतुर्भुज। हम कुछ मुख्य चतुर्भुजों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला हम बात करते हैं वर्ग। तो वर्ग होता क्या है? ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यानी हम एक वर्ग बनाएंगे तो इसकी चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में जो आमने सामने की भुजा होगी, यानी ये, इसकी कुल चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। इसके चारों कोण 90 डिग्री की होंगे। यानी हम बात करें कोण ए की, कोण बी की, कोण सी की और कोण डी, इन सब का कोण 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री कह सकते हैं या इसे समकोण भी कहा जाता है। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब हुआ, अगर हमने इस वर्ग के विकर्ण को ड्रॉ किया तो ये एक दूसरे को यहाँ 90 डिग्री पर काटेगा। इसके वर्ग का परिमाप हम जान लेते हैं। इसकी चार गुणित भुजा होती है। यानी अगर इसके चारों भुजाओं का योग कर दिया जाए, वर्ग की चारों भुजाओं का योग उसका परिमाप कहलाता है। और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। दूसरा नंबर आता है आयत का। आयत क्या है? आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे हमने एक चतुर्भुज लिया, इस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या हो जाए? बराबर। ये भुजा हो जाएगी इसके बराबर और ये भुजा हो जाएगी इस भुजा के बराबर। इस आयत के भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसके विकर्ण बराबर होते हैं। यहां से हमने दो विकर्ण खींचा तो ये विकर्ण का लंबाई इस विकर्ण की लंबाई के बराबर होगा और ये विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। यहाँ पे इसने काटा हुआ है। प्रतिच्छेद करने का मतलब होता है काटना है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई और इसका परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। हम अगले की बात करते हैं। अगला चतुर्भुज है हमारा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजा समांतर होती है तथा बराबर होती है। इसका चित्र कुछ इस तरीके से होता है। हमने ये दो भुजाएं समांतर कर दी और ये दोनों भुजा एक दूसरे के क्या है? बराबर। यानी ये भुजा इस भुजा के समांतर है तथा बराबर है। इसी प्रकार से ये भुजा इस भुजा के समांतर है और बराबर है। तो आमने सामने की भुजा समांतर तथा बराबर होती है। दूसरा आता है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण मतलब ये कोण और ये कोण आमने सामने के कोण है। ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। फिर अगला होता है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब है अगर हमने इसके विकर्ण को
ड्रॉ किया, इसके विकर्ण को खींचा, तो इसकी लंबाई इस लंबाई के बराबर होगी। यानी अगर हम विकर्ण प्रतिच्छेदित O कर रही है तो यहां से AO बराबर OB, इसी तरीके से CO बराबर OD। अगला है समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। इसका मतलब हुआ कि अगर हमने एक समांतर चतुर्भुज लिया, उसका कोई एक विकर्ण खींचा, तो ये जो त्रिभुज आपका बनेगा त्रिभुज ADC और त्रिभुज बनेगा आपका BDC, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार की लंबाई गुणित ऊंचाई। यहाँ ऊंचाई नापने के लिए हम यहाँ पे एक लंब डालते हैं इस रेखा पर, यही इसकी ऊंचाई होती है। तो ये नीचे आधार BD हो जाएगा और ऊंचाई इसकी एक नई बिंदु पर EC हम ले सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या कहता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज भी एक तरीके से समांतर चतुर्भुज ही होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा सिर्फ बराबर होती है, लेकिन समचतुर्भुज की जो भुजा होती है वो आमने सामने की और चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। यानी हमने इस तरीके से एक समांतर चतुर्भुज बनाया, तो ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, यानी ये चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी। अब इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं। अभी बात की समांतर चतुर्भुज के बारे में कि समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज भी होता है, या कह ले एक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएंगी? हमारी बराबर। अगला है सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ इसके सामने की कोण भी क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। अब समचतुर्भुज के विकर्ण की बात करते हैं। समचतुर्भुज का विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। यानी हमने ये विकर्ण ड्रॉ किया, विकर्ण खींचा, तो इनके बीच कोण कुल 90 डिग्री का बन रहा होगा। ये भी आपका 90 डिग्री का बनेगा, ये भी आपका 90 डिग्री का बनेगा। अगला है क्रमागत कोण का योग 180 डिग्री का होता है। क्रमागत कोण का मतलब हो गया कि ये कोण प्लस ये कोण, क्रम से जो कोण आए। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, तो कोण ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण आपस में इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणित दोनों विकर्णों का गुणा। यानी अगर हमें विकर्ण की लंबाई दी हुई है, दोनों विकर्ण की लंबाई दी हुई है, तो दोनों विकर्ण की लंबाई का गुणांक गुणित 1/2 हो जाएगा क्षेत्रफल। या हम इसे भी आधार गुणित ऊंचाई से निकाल लेंगे। यहाँ आधार नीचे होगा और ऊंचाई हमें निकालनी पड़ेगी। अगला देखते हैं चतुर्भुज क्या है? समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज ऐसी भुजाएं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर हो तथा भुजा असमान हो। फिगर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमने दो रेखा खींची, ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर है, लेकिन इनकी लंबाई आपस में बराबर नहीं है। तो जिसकी भुजा का एक युग्म समांतर हो तथा भुजा असमान हो, तो हमने ये बना लिया समलंब। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 ऊंचाई गुणित समांतर भुजाओं का योग। यानी ये भुजा इस भुजा के समांतर, तो इन दोनों की लंबाई का योग गुणित ऊंचाई बटे 2। अगला आता है हमारा समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज क्या करता है? समलंब के असमांतर भुजाएं भी बराबर होती है। यानी ऐसा समद्विबाहु, ऐसा समलंब चतुर्भुज, हमने एक समलंब चतुर्भुज लिया जिसके असमांतर, ये दो असमांतर भुजाएं हैं, ये भी क्या होंगी? आपस में बराबर। उसे कहेंगे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। इसके दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। इसके विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब हम बात पतंग की करेंगे। अगला चतुर्भुज है हमारा पतंग। इस पतंग की पहली आकृति देखते हैं कैसा। आप सब ने पतंग देखा होगा, उसकी आकृति कुछ इस तरीके से होती है। तो यहाँ पतंग का परिभाषा क्या कहता है कि आसन्न भुजाओं के दो युग्म बराबर हों। यानी अगर हम नाम दे दे AB CD, तो यहाँ पर AD भुजा
AB के बराबर होगी। आसन्न भुजा का मतलब जो एक दूसरे से सटी हुई होती हैं। अगला DC भुजा होगी BC भुजा के बराबर। अब इनके विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, यानी अगर इनके विकर्ण खींचे जाएं तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहे होते हैं। और जो लंबा विकर्ण होता है वह छोटे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। यहाँ लंबा विकर्ण कौन सा है? AC है। छोटा विकर्ण BD है। तो लंबा विकर्ण छोटे विकर्ण को समद्विभाजित करेगा, मतलब ये यहाँ से DO बराबर OB हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल। यानी हमारे पास विकर्ण की लंबाई AC और DB हो तो उन दोनों का गुणनफल बटे 2। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, जहां हम प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।